तो सांची के शिल्प के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सांची की जो कला है, उस समय का जो समाज था उसकी एक झलक थी, उसकी एक झांकी है, उस समय का एक दर्पण है। दर्पण में होता है ना कि हम जब देखते हैं तो हमें उसकी हमारी झलक दिखाई देती है। तो उस समय का समाज जो है वो कैसा रहा होगा, तो ये वहाँ पर जाकर देखने से मालूम होता है, उसको समझने से मालूम होता है कि सांची में गए या किसी एलिफेंटा एलोरा कहीं पर भी हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो उस समय की जो समाज ने जो कार्य किए, उस समय का जो उनका रवैया रहा होगा, उन्होंने किस लिए ये काम किए, और आज हम उनको देखकर उस ज़माने में चले जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से लोगों ने ये चीज़ें बनाई होगी। तो सांची के शिल्प की जो शैली थी वो तक्षण कला के पूरी तरह गोलार्ध के लिए हुई है। सांची की तक्षण कला, जो सांची की जो कला थी सांची के स्तूप को बनाने की, वो पूरी तरह से गोलाई लिए हुए नहीं है। जो चित्र उभरी हुई नक्काशी में तोरणों तथा वेदिक का स्तंभों आदि पर बने हैं वे काष्ठ शिल्प जैसा किंचित सफलता का प्रभाव लिए हुए हैं। चारों ओर देखी जाने वाली आकृतियों में कहीं कहीं सपाटपन का मिश्रण है। इसका कारण यह है कि इनकी रचना दक्षिण तोरण पर अंकित लेखानुसार हाथी दांत के शिल्पियों के संघ द्वारा की गई है। कला इतिहासकारों ने भी सांची के शिल्प की खुदाई का आदर्श लकड़ी या विशेष हाथी दांत की नक्काशी को स्वीकार किया गया है। ये सांची का जो शिल्प है, उसकी खुदाई का काम जो है वो ऐसा लगता है जैसे आदर्श लकड़ी या विशेष हाथी दांत की जो नक्काशी होती है, इस तरह की नक्काशी सांची के स्तूप में की गई है, स्वीकार की गई है। सांची के स्तूपों में सारीपुत्र व मोदगलायन की अस्थियां संचित है। बुद्ध के शिष्य यहाँ पर अपनी उपासना करते थे। तो इस तरह से सांची का एक स्तूप हमने पढ़ा उसके बारे में कि जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा के बीच में रायसेन जिला में स्थित है। तो रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। और ये सांची का जो स्तूप थे वो मौर्य काल में अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसके बाद शुंग काल में इसका बहुत सारा विकास हुआ। इसमें बहुत सारी जो प्रतीक चिन्ह बने, तोरण द्वार बने, वेदिका बनी। वेदिका कहते हैं दीवार को, ऊंची दीवार को। तो वेदिका बनी चारों तरफ, और ये जैसे कि ये वेदिका, ये दीवार है ऐसे। तो जैसे मकान होता है ना, तो मकान के आगे एक दीवार का खड़ी करते थे चारों तरफ, इतनी ऊंची, 6 फीट ऊंची, 8 फीट ऊंची। तो वो क्या कहलाती, वेदिका। तो तोरण सांची का जो स्तूप है वो मुख्य रूप से अशोक ने बनवाया था मौर्य काल में, लेकिन उसके बाद का जो बाकी का सारा काम है उसका, चाहे वो तोरण द्वार हो, चाहे वेदिका हो, चाहे पथ प्रदक्षिणा पथ हो, ये सब चीज़ें उसमें जो है, जो अलंकरण है पूरा, वो सब शुंग काल में हुआ। उसका 4 द्वार हैं सांची के स्तूप के, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, 4 द्वार हैं। चारों द्वारों पे अलग अलग भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं थी, उनके जन्मांतर की जो कथाएं थी, उन पर आधारित उस पर प्रतीक चिन्ह बने हैं, जिसमें कि जैसे कमल पुष्प है, इधर से क्या नाम से वटवृक्ष की टहनियाँ बनी हुई है, यक्ष यक्षिणियाँ बनी हुई है, छोटे बोने नाटे बड़े पेट वाले, उसमें लोगों के चित्र बने हुए हैं। इधर से पशु पक्षियों के चित्र उसमें उभरे हुए ये सब चीज़ें रिलीफ पद्धति में बनी हुई है। जो पत्थर है उस पत्थर पर उभारदार स्थिति में ये चीज़ें बनी हुई है, जिसमें हाथी है, यक्ष यक्षिणियाँ है, इधर से क्या नाम से कमल पुष्प है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनके जातक कथाओं पर आधारित है। माया देवी का स्वप्न है, इधर से क्या नाम से साम जातक है, 6 दंत जातक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मूर्तियों के रूप में तोरण द्वारों पर बनी हुई है उभारदार पद्धति में। और जो सांची का स्तूप है उसकी जो नक्काशी है वो हाथी दांत के समान है। प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में कि सांची के स्तूप की जो नक्काशी हो किस तरह की है, तो उसका उत्तर है सांची के स्तूप का जो नक्काशी है वो हाथी दांत की जो नक्काशी होती है ना, हाथी दांत पर बारीक बारीक उभारदार, इस तरह से सांची के स्तूप में नक्काशी हो रही है। तो इस तरह से वो सांची के स्तूप को दर्शाया गया है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग काल का ही एक और नमूना है, वो है भरूत। जैसे हम सांची पढ़ा वैसे ही भरूत में भी स्तूप मिले हैं, तो भरूत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सांची के बाद हम पढ़ेंगे भरूत। सांची की तरह वहाँ पर भी स्तूप मिले हैं, लेकिन वहाँ के स्तूप खंडित हो गए और बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो उनको संग्रहालय में रख रखा है। स्तूप के जो भरूत के स्तूप के जो चिन्ह हैं, वहाँ के जो मूर्तियाँ वगैरह छोटी छोटी जो नक्काशी वगैरह है वो जो भी बनी है वो पूरी तरह टूट चुके, इसलिए उनको वहाँ से हटाकर और यहाँ पर म्यूज़ियम में संग्रहालय में स्थापित कर दिया ताकि वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो। तो अगला हमारा चैप्टर है शुंग काल में ही दूसरा है भरूत का स्तूप। भरूत एक जगह का नाम है भरूत, तो उसको हम पढ़ेंगे सांची के स्तूप के बाद। बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन स्तूप भरूत को माना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। स्थित कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। भरूत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और सांची कहाँ था? सांची रायसेन जिले में स्थित था, मध्य प्रदेश में ही था। तो बौद्धकालीन जो स्तूप हैं जितने भी, उन बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन स्तूप भरूत को माना जाता है। भरूत का स्तूप जो सतना जिले में लंगरवा स्टेशन के निकट है। सतना जिले में लंगरवा, सतना जिले में लंगरवा एक जगह है, लंगरवा स्टेशन के निकट है। भरूत कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सतना जिले में है, जो लंगरवा रेलवे स्टेशन के निकट है। इस स्तूप की खुदाई का कार्य 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने करवाया था। खुदाई का काम यहाँ पर जनरल 1873 ईस्वी में 1873 में जनरल कनिंघम ने इसका खुदाई का काम करवाया था। खुदाई का कार्य कब हुआ? 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम द्वारा भरूत का। इस स्तूप के कलावशेष कलकत्ता व इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भरूत का स्तूप है वो बिल्कुल टूट चुका क्योंकि बहुत पुराना था, और स्तूप के क्या नाम से स्तूप के आसपास जो पत्थर पर जो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई थी भगवान बुद्ध से संबंधित वगैरह, तो सब वो निकलकर वहाँ पर गिर चुकी थी। तो उन सबको इकट्ठा करके उनको कलकत्ता और इलाहाबाद वहाँ के संग्रहालय में उनको रख दिया। तो अगर आप कभी भरूत जाओगे तो भरूत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि वहाँ के जो अवशेष थे वो पूरे ही उठाकर संग्रहालय में स्थापित कर दिए, वहाँ पर रख दिए। यह स्तूप चुनार जैसे लाल रवादार पत्थर से बना हुआ था। कौन से पत्थर से बना था? चुनार के पत्थर से, लाल रवादार पत्थर था उससे बना हुआ था। इस स्तूप के तल का व्यास 68 फीट था और चारों ओर इसके भी तोरण द्वार थे। इस स्तूप के चारों ओर की वेदी का जो बाड़ है वो लगभग 7 फुट ऊंची थी और 7 फुट 1 इंच ऊंची बनी हुई थी। इसके स्तूप के चारों तरफ फर्श पर 10 फीट 3 इंच चौड़ी परिक्रमा बनी हुई थी। जो स्तूप था भरूत का, उसके चारों तरफ 10 फीट की परिक्रमा थी, 10 फीट ऊंची। ये 10 फीट ऊंचाई थी परिक्रमा की। स्तूप के चारों तरफ फर्श पर 10 फीट ऊंची 10 फीट 3 इंच ऊंची चौड़ी परिक्रमा बनी हुई थी।
भीतर का समाधि स्तूप 12 इंच लंबी व 3.5 इंच मोटी ईंटों का पत्थर बना हुआ था। प्रवेष्टनी की चारों दिशाओं में भी 4 तोरण द्वार थे जो 20 फुट ऊंचे थे। इस वेदिका के प्रत्येक अंश पर बौद्ध धर्म के चित्र, अलंकरण और यक्षिणी तथा देवयानी आकृतियाँ आदि बनी हैं। जनरल कनिंघम ने भरूच के शिल्प का जो विवरण दिया उसके अनुसार यहाँ निम्न आकृतियाँ प्रमुख है। जो कनिंघम था, तो कनिंघम के निर्देशन में ही ये काम हुआ था यहाँ पर उसका खोजने का। तो कनिंघम ने बताया है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली और कैसी कैसी थी। तो जनरल कनिंघम ने भरूच के शिल्प का जो विवरण दिया है उसके अनुसार यहाँ निम्न आकृतियाँ प्रमुख है। यहाँ पर लगभग 40 बुद्ध जातक कथाओं के दृश्य मिले हैं। भरूच में क्या मिले? लगभग 40 बुद्ध जातक कथाओं के दृश्य मिले हैं। दूसरा पॉइंट है 6 बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक महत्व के दृश्य मिले हैं। बुद्ध के जीवन के जो दृश्य हैं वो लगभग 6 मिले हैं। लगभग 40 यक्ष यक्षिणियों, देवता तथा नागराज की बड़ी मूर्तियाँ एवं दोहद के दृश्य मिले हैं। 4 घोड़ों के रथ पर बुद्ध के दर्शनों को जाते हुए 4 घोड़ों के रथ पर बुद्ध के दर्शनों को जाते हुए कौशल नरेश प्रसन्नजीत की सवारी का दृश्य यहाँ बना हुआ है। हाथी पर आरूढ़ होकर बुद्ध के दर्शन को जाते हुए मगध नरेश अजात शत्रु की सवारी का दृश्य है। हाथी पर बैठकर अजात शत्रु जो मगध का नरेश था वो बुद्ध के दृश्य उसको देखने जा रहा है, क्या नाम से, बुद्ध के दर्शन को जा रहा है। ऐसा भी एक वहाँ पर दृश्य बना हुआ था। देवलोक में बुद्ध के उष्णेश की पूजा बनी हुई है। जेतवन दान का दृश्य, जेतवन दान प्रश्न आता है कई बार, जेतवन का दान का जो दृश्य वो कहाँ बना हुआ है, तो वो भरूच के जो स्तूप में बना हुआ था। माया देवी का स्वप्न का दृश्य भी यहाँ, महाकपि जातक कथा, मृत जातक कथा उसके दृश्य भी बने हुए थे। पशु पक्षियों एवं वृक्षों की आकृतियाँ भी यहाँ बनी हुई थी। हास्य के कुछ दृश्य, जैसे हास्य के दृश्य भी यहाँ पर बने हुए थे। जैसे एक स्थान पर बंदरों का एक दल एक हाथी को गाजे बाजे से लिए जा रहा है। एक स्थान में बंदरों का एक समूह है जो एक हाथी को गाजे बाजे के साथ उसको ले जा रहा है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष का दांत बड़े भारी संडासे से उखाड़ा जा रहा है। एक पुरुष का दांत उखाड़ा जा रहा है, ऐसा भी एक दृश्य वहाँ। तो उससे क्या हंसी निकलती है। ऐसे दृश्य बने हुए जिनको देखकर हंसी भी निकलती है। जिसे एक हाथी खींच रहा है, संडासे से उखाड़ा जा रहा है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष का दांत बड़े भारी संडासे से उखाड़ा जा रहा है, जिसे एक हाथी खींच रहा है। भरूच शिल्पकारों ने स्त्रियों की नाभि को धन के चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। भरूच के शिल्प में भी बुद्ध की आकृति नहीं मिलती। भरूच का जो शिल्प था वहाँ पर भी भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिली है, जातक कथाएँ वगैरह सब, लेकिन भगवान बुद्ध की वहाँ पर मूर्ति नहीं मिली, बनी नहीं वहाँ पर। तो भरूच के शिल्प में भी बुद्ध की आकृति नहीं मिलती। जहाँ पर उनका प्रसंग आया है वहाँ चरण चिन्ह, वहाँ पर जहाँ पर भी उनका चिन्ह उनकी बात है वहाँ पर उनके चरण चिन्ह बने हैं, छत्र बना है, उनके चक्र बने हैं, पादुका का आसन बना है इत्यादि वहाँ पर बनाए गए हैं। नारी की त्रिभंगी मुद्रा का प्रारंभ भरूच से ही माना जाता है। भरूच के वेदिका स्तंभों का एक अभिप्राय दोहद है। प्राचीन भारत में यह धारणा प्रचलित थी कि सुंदर स्त्री के पदाघात से वृक्ष फूल उठता है। प्राचीन जो भारत था उसमें एक धारणा प्रचलित थी कि सुंदर स्त्री के जो पाँव है उससे वृक्ष फूल उठता है। कोई भी वृक्ष के वहाँ पर एक प्राचीन भारत में एक ऐसी धारणा थी कि किसी भी सुंदर स्त्री का पैर जब किसी वृक्ष के टच कर दे तो वो वृक्ष बहुत फलता फूलता है और बड़ा हो जाता है। इस वर्ग में कुछ विशेष वृक्ष ही रखे गए थे जिसमें अशोक प्रमुख था, अशोक का वृक्ष। गर्भिणी स्त्रियों की इच्छा भी इन वृक्षों के समीप जाने की होती थी। इस इच्छा को ही दोहद कहा जाता है। इस इच्छा को ही दोहद कहा जाता है। दोहद किसी गर्भ धारण की हुई स्त्री
जो होती थी उसकी इच्छा होती थी अशोक के पेड़ के पास जाने की। तो अशोक के पेड़ के पास जाने की जो इच्छा होती है, इस इच्छा को ही क्या कहा जाता है प्राचीन भारत में? दोहद। किस नाम से जाना जाता है? दोहद। क्योंकि किसी भी सुंदर स्त्री को के छूने से उस पेड़ में बहुत ही वो पेड़ बहुत क्या नाम से खिल जाता था, हरा भरा हो जाता था और उसका विकास बहुत जल्दी होता था। तो इस वजह से उस ज़माने में भारत में ये धारणा थी कि सुंदर स्त्री किसी पेड़ को टच कर दे गर्भ धारण किए हुए, तो उसकी क्या नाम है पेड़ की इच्छा, पेड़ फलता फूलता था और बड़ा हो जाता था। तो ये जो इच्छा होती थी, इस इच्छा को दोहद कहा जाता था। इन वृक्षों के समीप जाने की होती थी, इस इच्छा को ही दोहद कहा जाता था। भरुत शिल्प में दोहद के दृश्यों में कोई स्त्री तथा यक्षी किसी वृक्ष का आलिंगन करती दिखाई गई है। इनमें सालबंजी का मुद्रा का भी अंकित की गई है। भरुत की कला शैली काष्ठ की कटाई, भरुत की जो कला शैली वो काष्ठ की कटाई उडकट की परंपरा का ही विकसित रूप थी, क्योंकि इन मूर्तियों का शिल्प चपटे डोल का था। भरुत की कला में वह साफ सुथरापन नहीं है जो अशोक के खंभों तथा सांचे के तोरणों में देखने को मिलता है। जो भरुत की जो कला है, भरुत की जो स्तूप की कला है, वो इतनी स्पष्ट नहीं है, इतनी क्लियरिटी नहीं है उन चित्रों में, उन मूर्तियों में जितने अशोक काल जितने सांची के स्तूप में थी। सांची के स्तूप में जो मूर्तियाँ बनी हुई, बारीक बारीक जो डिजाइन बनी हुई है, उभारदार रिलीफ पद्धति में जो कथाएं बनी हुई है वहाँ पर चित्रित है, वो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है। जबकि भरुत में थोड़ा भोंडापन है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई बनाते बनाते किसी ने इसको छोड़ दिया हो। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। भरुत की कला शैली काष्ठ की कटाई परंपरा का विकसित रूप थी। भरुत की कला में वो साफ सुथरापन नहीं है जो अशोक के खंभों व सांचे के तोरणों में देखने को मिलता है। यह लोक कलाओं के प्रभाव के कारण है। भरुत की कला में एक रूपता नहीं है, क्योंकि भरुत के तोरणों व वेदिकाओं को अलंकृत करने का कार्य कई शताब्दियों में भिन्न भिन्न कलाकारों द्वारा किया गया। आकृतियों की मुद्राएं काल्पनिक है और उनके हाथ पैरों की स्थितियां स्पष्टता से दिखाने के लिए कुछ बदल दी गई है। भरुत में आकृतियों से घटना का चित्रण तो हो जाता है, किंतु आकृति के मुख पर कोई भाव नहीं आ पाता। सभी आकृतियां भाव प्राय उभरे हुए शिल्प रिलीफ के समान है। यहीं से यक्षियों की आकृति त्रिभंग मुद्रा में मिलने लगती है। यहाँ कमल के विभिन्न प्रकार के आलेखनों में कलाकार की मौलिक सृजन शक्ति व कल्पनात्मकता का परिचय मिलता है, क्योंकि कमल को यहाँ इतने विभिन्न आकारों में आंका गया है जितना विश्व के किसी कला मंदिर में देखने को नहीं मिलता। अन्य स्थानों से प्राप्त शुंगकालीन कला के नमूने सांची व भरुत के अतिरिक्त, ये तो हमने पढ़ा सांची और क्या नाम से भरुत, उसके अलावा जो शुंग काल है उसमें सांची और भरुत के अलावा भी कई जगह कुछ अवशेष मिले हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सांची व भरुत के अतिरिक्त मथुरा, बेसनगर, ग्वालियर, भीटा, बोधगया, कौशाम्बी तथा सुदूर दक्षिण में जगरपाटे आदि स्थानों पर शुंगकालीन कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। सांची की मूर्ति कला में तक्षण कार्य की शैली चपटे तौर की है, तो भरुत कला में पत्थरों को काटकर उभारने का तक्षण कार्य अधिकता से किया गया है। भरुत की वेदिका खंड रूप में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता सुरक्षित में है। भरुत का जो हमने पढ़ा शुंग काल में, तो भरुत के जो स्तूप की जो जितने भी अवशेष हैं वो कलकत्ता और इलाहाबाद संग्रहालय में स्थित है, और सांची का जो स्तूप है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो कभी भी अगर आप लोगों का टूर बनता है जानने का, तो आप सांची देख के आइए। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर सांची का स्तूप है, उसको बारीकी से देखो, बहुत अच्छा मनोहारी दृश्य है। चारों तरफ ऊंचाई पहाड़ पर हल्का सा पहाड़ है स्टेशन के बाहर। तो सांची के जैसे आप भोपाल जाओगे तो भोपाल से पहले ही एक सांची रेलवे स्टेशन आता है,
रेलवे स्टेशन पर उतरकर जैसे आप बाहर निकलोगे मार्केट में, ऊपर आपको लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है, ऊपर पहाड़ पर दिख जाता है और वहाँ से वहाँ तक ऑटो से जा सकते हैं। और आप कभी भी जाओ तो सांची ज़रूर देख के आइए और सांची के बारे में जानकारी लो। उसके अलावा फिर भरूच का जो अवशेष है वो तो किसी संग्रहालय में है। इस तरह से कभी देखने को मिले मौका तो बिल्कुल जाना। तो ये था भरूच शुंग काल में, हमने पढ़ा सांची और भरूच और शुंग काल के बारे में। अगला हमारा जो चैप्टर होगा तो वो शुंग काल के बाद शायद कुषाण काल है सिलेबस में। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो कुषाण काल के ऊपर होगा। तो पहले हमने मौर्य काल पढ़ा, फिर शुंग, फिर कुषाण के बाद हम गुप्त काल पढ़ेंगे।